देखिए, टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस जो है उसमें अदालत ने फैसला सुना दिया है और जज अफजल मजोका ने केस पर जो है वो फैसला सुनाया है। मुलजिम उमर हयात को सना यूसुफ कत्ल केस में सजाए मौत जो है वो सुना दी गई है। अदालत ने मुलजिम को जो है वो सजाए मौत सुना दी है और इसके साथ साथ 2 मिलियन जुर्माना भी किया गया है। दो जो सेक्शन है उनके तहत जो है वो 10 साल की कैद की सजा भी सुनाई गई है। और इसके अलावा ये जो केस था, सना यूसुफ को 2 जून 2025 को घर में कत्ल किया गया था और 3 जून को पुलिस की जानिब से सना यूसुफ के कातिल को जड़ावाला से जो है वो गिरफ्तार किया गया था। 13 जून को शनाख्त परेड के दौरान चश्मे दीद गवाह ने मुलजिम को जो है वो शनाख्त किया था और हुकूमत की जानिब से केस में राजा नवीद हुसैन कियानी को स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो है वो तैनात किया गया था। केस में मजमूई तौर पर 50 से ज्यादा सवातें हुई थी और ये एक बड़ा फैसला जो है ये आ चुका है। मुलजिम को सजाए मौत सुना दी गई है, 2 मिलियन जो है वो जुर्माना भी किया गया और इसके साथ साथ मुलजिम को जो है वो 10 साल की एक और भी कैद की जो सजा सुनाई गई है सेक्शन के तहत। और जो सना यूसुफ का कत्ल है उसमें सजाए मौत जो है वो सुनाई गई है और मुकदमे का जो इसमें अब मुजरिम है जो उनको जड़ावाला का जो है वो रिहायशी था और मकतूला की वालदा और फुफो जो है वो चश्मदीद गवाहन थी। और 20 सितंबर को मुलजिम पर फर्द जो मैद की गई थी और 25 सितंबर को इस्तगासा के पहले गवाह ने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया था और हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त के लिए जो है वो ट्रायल रुका रहा। 19 मई को मुकदमा में का ट्रायल जो है मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया गया था। ये फैसला आज सुना दिया गया है। जज अफजल मजोका ने ये फैसला सुनाया है। टिकटॉकर सना यूसुफ का जो कत्ल है उसमें जो उमर हयात था उसको जो है वो सजाए मौत भी सुना दी गई है। तो सेक्शन के तहत 10 साल की कैद की सजा भी सुनाई गई और इसके साथ साथ 2 मिलियन जुर्माना भी किया गया है। और ये भी कहिएगा, तो अभी तो फैसला सुनाया गया है लेकिन जब फैसला महफूज किया गया तो उस वक्त जब समाज चल रही थी तो जज अफजल मजोका की जानिब से काफ़ी सख्त रिमार्क्स भी दिए गए थे, खास तौर पर हाई कोर्ट का जिक्र करते हुए। तो उसमें मजीद क्या कहा गया था? देखिए, हाई कोर्ट में जो ये जो केस गया था इस हवाले से जो मुलजिम थे उनकी जानिब से जो हाई कोर्ट से रजू किया गया था और जिसके बायस जो है वो 2 हफ्ते तक ये ट्रायल जो है वो रुका रहा था और जिसमें ताखीर हुई थी। लेकिन जज साहब की जानिब से ये कहा गया था कि जो कानून और इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरे किए जाएंगे। और 342 का जो लास्ट में बयान हुआ मुलजिम का, उसके दौरान भी जज अफजल मजोका की जानिब से ये कहा गया था कि किसी किस्म का जो है वो कोई डिले नहीं होगी और इंसाफ और आइन कानून के जो तकाजे हैं वो पूरे किए जाएंगे। और उसके बाद आज ये फैसला इस पे मुकम्मल खत्मी बहस हुई जिसमें दोनों फरीकैन ने जो है वो दलाइल दिए, बहस हुई, जिरा हुई और उसके बाद फैसला आज महफूज किया गया और आज ही ये फैसला जज अफजल मजोका की जानिब से जो है वो सुनाया गया। और जो एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने इस पर फैसला सुनाया है। मुलजिम को जो है वो सजाए मौत भी सुनाई और इसके साथ साथ उन्होंने इसमें 2 सेक्शन के तहत जो है वो मुलजिम को 10 साल कैद की मजीद सजा भी सुनाई है, 2 मिलियन का जुर्माना भी किया है। उन साथ ही रहेगा ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जमान मुगल हमारे साथ मौजूद है। जमान, कहेगा इस्लामाबाद में एक ऐसा कत्ल केस था जिस हवाले से मीडिया पर काफ़ी बात हुई, काफ़ी ज़्यादा सिविल सोसाइटी की जानिब से आवाज़ उठाई गई। सना यूसुफ कत्ल केस बिलाकर अपने अंजाम को पहुंचा और आज अदालत की जानिब से मुलजिम को सजा सुना दी गई है, सजाए मौत। क्या कहेंगे इस केस के हवाले से? जब इसका कत्ल हुआ पुलिस इसमें किस तरह से मुतहरिक रही, कैसे सुराग लगाया, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा फैसला है और जब सना यूसुफ का कत्ल हुआ था उस कत्ल के मौका पर जो है वो चेबगोइयां यही थी कि चूंकि अमूमी तौर पर मुख्तलिफ किस्म के वाकयात होते हैं, लोग कत्ल हो जाते हैं, पुलिस की तफ्तीश नाकस होती है और जब प्रोसिक्यूशन कोर्ट्स में जाती है तो वहां पे भी कोई पॉजिटिवली प्ली नहीं होती, तो जिसके बाद मुल्जमान जो है उनको फायदा मिलता है, अदालतों से मुल्जमान को रिलीफ मिल जाता है और कत्ल के मुकदमात में भी लोग बरी हो जाते हैं। इस केस के हवाले से भी बज़ाहिर यही फील हो रहा था, लेकिन इसमें इस्लामाबाद पुलिस ने जैसे ही ये मामला हुआ था तो इसमें सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया उसने हाइप भी क्रिएट की थी और चूंकि ये वाकया भी इसी नौयत का था, जिसके बाद बाकायदा तौर पर पुलिस मुतहरक हुई। आईजी इस्लामाबाद, डीआईजी और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन खास तौर पर जो उस्मान तारिक भट्ट हैं उन्होंने इसके ऊपर अपनी टीम जो लगाई थी और उन्होंने बड़ा तकनीकी बुनियादों पे काम किया था और तमाम तर शवायद जो है इकट्ठे करके अदालत के सामने रख दी है। और उसके बाद अदालत में जब इस केस का ट्रायल हुआ, आज जब ये फैसला महफूज हुआ तो उस वक्त भी बहुत सारे लोग ये चेमेगोइयां कर रहे थे कि शायद इसमें मुल्जमान को कोई फायदा मिल जाएगा, शायद बरी हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा, लेकिन अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया है और सजाए मौत का फैसला किया है, साथ जुर्माना भी किया है। तो मैं समझता हूं कि ये एडिशनल कोर्ट जो है अफजल मजोका साहब की, उन्होंने एक ट्रेंड सेट किया है कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है और अगर तफ्तीश के मराइल मुकम्मल हों और प्रोसिक्यूशन अपना काम सही करे तो मुल्जमान किसी भी सूरत बच नहीं सकते। इसमें न सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस का कलीदी किरदार है, इसमें जो अदालत है उसके जो जितना इसकी प्रोसीडिंग हुई है उसमें कोई डिले नहीं था, उसको भी सराहना चाहिए कि एडिशनल कोर्ट थी और एडिशनल कोर्ट ने किसी किस्म का डिले किए बगैर इस
केस का फैसला किया और मुल्ज़मान को कैसे किरदार तक पहुंचाने का ऑर्डर किया है। जी जमान, आपने बहुत सारे केसेस रिपोर्ट किए इस्लामाबाद से और यकीनन ये भी इंतजामिया के लिए भी एक बड़ा चैलेंज था और एक बड़ा कत्ल का केस था जो इस्लामाबाद में ही हुआ। लेकिन हमने माजी में देखा है कि जो इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं जिनसे मुतल्लिक सिविल सोसाइटी बात करती है, जैसे आपने खुद भी जिक्र किया, सोशल मीडिया फिर मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस पर बात हुई, तो बहुत सारे केसेस को वक्त गुजरने के साथ साथ उसको केस को ख़राब कर दिया जाता है, जिसमें खुद इंतजामिया शामिल होती है और कुछ केसेस में बासर शख्सियात सामने आ जाती हैं जिसके दबाव में आकर तमाम तर केसेस को ख़राब कर दिया जाता है। इस केस में किस तरह से ये सारे मामलात आगे बढ़े, क्या कोई इस हवाले से भी कोई असरअंदाज होने की कोशिशें की गई? कोई भी मुकदमा होता है तो उसमें मुल्ज़मान जो है वो उसमें रिलीफ लेने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, खा वो इंतजामी तौर पर किसी के साथ रब्ता करें, खा वो हाई लेवल पे जाएं, लेकिन हर बंदा जो है वो रिलीफ के लिए कोशिश करता है। लेकिन इस केस में चूंकि मैंने पहले भी अर्ज किया कि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो इंतहाई मुतहर्रिक रही, उन्होंने अपना कलीदी किरदार जो है वो अदा किया और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन उस्मान तारिक भट्ट है, उन्होंने अपनी जो टीम लगाई थी उस टीम को भी वाज़ेह हदायत थी कि इस केस में किसी किस्म की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए और तफ्तीशी अफसरान जो थे उन्होंने भी इस पर दिन रात काम किया था। और जब उनकी तरफ से सारी चीजें यकसू हो गई और अदालत में ये सब कुछ चला गया और अदालत में भी पुलिस ने जाके बाकायदा इस केस के ऊपर स्टैंड लिया और हर चीज को साबित करके अदालत के सामने रख दिया और उसके बाद अदालत जो है उसने आज ये फैसला किया है। जो आपने सवाल किया उसके रोशनी में मैं आपको जवाब देता चलूं कि मुल्ज़मान हमेशा फायदा लेने के लिए एफर्ट्स करते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी हवाले से उनकी कोई भी एफर्ट जो है वो कारगर नहीं हुई है और अदालत ने कानून इंसाफ के मुताबिक फैसला सुना दिया है। सही है। और ये कहिएगा कि इस केस की समातों के दौरान और आज खास तौर पर इस हवाले से क्या बताया गया, वो क्या वजूहात थी? एक तो इब्तदाई तौर पर कुछ वजूहात सामने आई थी कि सना यूसुफ को क्यों कत्ल किया गया, लेकिन जो फाइनल फाइंडिंग्स हैं वो क्या आ रही हैं इस हवाले से कि क्या वजह बनी के कत्ल की, जो आज फैसले के बाद आई हैं? देखें, एक चीज तो क्लियर होगी, जब 342 का कल मुल्जिम का बयान रिकॉर्ड किया गया और जज की जानिब से उनको जो है वो सवालात किए गए, तो उसमें मुल्जिम ने जो है वो इसमें इनकार किया कि ना ही जो जिस मकतूला थी सना यूसुफ उसके साथ उसका कोई राब्ता था और ना ही उसने उसको कोई मुलाकात के मैसेज भेजे और ना ही उसने जो है जो मकतूला थी उसने उन मुल्जिम को जो है वो इनकार किया था। ये तो कल जब 342 का बयान रिकॉर्ड किया जा रहा था उस ये सारी जो है वो तरदीद कर दी गई थी। लेकिन उससे पहले क्योंकि जब ये मामला ज़ेर बहस आया और सारी चीजें जो है वो सामने आई, तो उसमें जो मुल्जिम पर इल्जाम था वो यही था कि मुल्जिम जो है वो सना यूसुफ को मैसेजेस भेजता रहा कि मुझे मिलने के लिए, और लेकिन जो है वो उसने इनकार किया और उसके बाद उसने ये सारा कुछ किया। लेकिन कल जब 342 का मुल्जिम का बयान रिकॉर्ड किया गया तो उसमें मुल्जिम ने बिल्कुल जो है वो तरदीद कर दी। तो इसके बाद जो चीजें वाज़ेह हुई और उसमें ये भी है कि जो मकतूला है उनके जो फरीकैन है उनकी जानिब से कल ये चीज कही गई कि जो मुल्जिम है उनकी जानिब से और उनके वकला की जानिब से ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए, खामखा में हाई कोर्ट से जो है वो रुजू भी किया गया ताकि डिले टैक्सेस जो हैं वो इस्तेमाल किए जाएं। लेकिन कल तो एक चीज वाज़ेह हो गई जब जो मकतूला थी उनके जो वकला है उन्होंने ये अदालत में मामला जो है वो ज़ेर बहस लाया कि जो मुल्जिम है उसके जो वकला हैं या फिर फरीकैन हैं वो डिले टैक्सेस में जाते हैं, लेकिन जज की जानिब से कहा गया कि तमाम आइन और कानून के इंसाफ के जो तकाजे हैं वो पूरे किए जाएंगे। सही है। जमान, आपसे ये जानना चाहता हूं कि माजी में भी ऐसे केसेस हुए जैसे पहले भी मैंने जिक्र किया और उनके फैसले भी आते रहे हैं, तो क्या इस अदालत के फैसले के बाद इस केस में क्या आप समझते हैं कि किसी और अदालत से ये केस कोई और रुख इख्तियार कर सकता है, या माजी में इस हवाले से कुछ मिसालें मौजूद हैं कि एक अदालत कुछ फैसला देती है लेकिन जब यही मामला अफ्रीकन हायर कोर्ट्स में लेकर जाते हैं तो वहां पर कुछ सूरत हाल और भी हो सकती है, तो इसमें कोई ऐसी गुंजाइश है कानूनी तौर पर, कुछ आपको लगता है कि आगे चलकर, या फिर इसी फैसले को ही आगे बरकरार रखा जाएगा? अदालत की तरफ से जो फैसला सामने आया वो तो बड़ा वाज़ेह है और उसमें किसी किस्म का कोई उबाम नहीं रखा गया, न सिर्फ सजा दी गई है, साथ जुर्माना भी किया गया है। लेकिन हर कोर्ट की अपनी एक जो है वो डिस्क्रिशन होती है और जो भी कत्ल के मुकदमात होते हैं जब हाई कोर्ट जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं उसमें बेशतर मुकदमात ऐसे होते हैं कि जिनकी सजा बरकरार रखी जाती है। जो नीचे एडिशनल कोर्ट से वाज़ेह किस्म के फैसले होते हैं उन सजाओं को बरकरार रखा जाता है, इवन सुप्रीम कोर्ट तक भी वो सजाएं बरकरार रहती हैं और बहाल रहती है। और अगर किसी केस में कोई उबहाम होता है तो फिर सुपीरियर कोर्ट्स हैं जैसे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो वहां पे वो अपना फैसला देती हैं, वो उस फैसले को करदम भी कर सकती है। और बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि जिसमें मुल्ज़मान को सजाए मौत होती है लेकिन वो हाई कोर्ट भी बरकरार रखती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने पे उनकी उस सजाए मौत को बाद का उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाता है, बाद का 10 साल की जो है वो सजा दे दी जाती है और बाद का उनको बरी भी कर दिया जाता है।
تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اوپر والی کورٹوں میں جب کیس جاتا ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ دونوں فریقوں کی طرف سے، جیسے ایک طرف سرکار ہوگی، دوسری طرف سے جو ملزمان ہیں ان کے وکلا ہوں گے، تو وہاں پہ وہ کیا چیزیں جو ہے نا وہ پیش کرتے ہیں جس سے وہ کورٹ کو اس امر کی طرف مبذول کروا سکتے ہیں ان کی توجہ۔ اگر وہ ان کی توجہ مبذول کرواتے ہیں کہ اس کیس میں کوئی کمی ہے تو پھر ان کو ریلیف ملنے کا چانس ہوتا ہے، لیکن اس کیس میں مجھے بظاہر نہیں لگ رہا کہ کسی قسم کا کوئی ابہام ہے کہ جو کسی اگلی کورٹ میں جا کے اس فیصلے کو تبدیل کیا جا سکے گا۔ صحیح ہو گیا۔ اس کیس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ واضح طور پر جو ہے وہ سزا بھی دی گئی ہے، اور اس کے شواہد چونکہ جب یہ واقعہ ہوا تھا تو اس وقت بھی بہت ساری چیزیں منظر عام پر آ گئی تھی اور ڈیٹیل سامنے آ گئی تھی، اور اس وقت پولیس کو واضح شواہد بھی مل گئے تھے، اور ان واضح شواہد کی روشنی کے بعد ملزم ان سے بے شک انکار بھی کرے، کیونکہ ملزم کی تو کوشش ہوتی ہے کہ اس نے انکار کرنا ہے، کیونکہ اقرار کرنے کی صورت میں تو 1 مہینے کے اندر ہی فیصلہ ہو جاتا ہے، تو انکار ملزم کرتا ہے تاکہ معاملے کو طوالت جو ہے وہ دی جا سکے اور کسی نہ کسی سٹیج پہ اس کو جو ہے وہ فائدہ مل سکے۔ لیکن ملزم کے انکار کے باوجود بھی پولیس کو چونکہ شواہد مل گئے تھے، اور شواہد ملنے کے بعد کوئی ایسی چیز رہ نہیں گئی ہے کہ اس فیصلے کو جو ہے آگے جا کے کہیں پہ کالعدم قرار دیا جا سکے۔ صحیح ہے۔ اور آپ اس متعلق بتائیے گا کہ ان کے والدین کے اس حوالے سے کیا موقف سامنے آیا ہے؟ ثنا یوسف کے والدین کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے اہل خانہ کی بات کر رہا ہوں کہ جب یہ فیصلہ سنایا گیا ہے ان کا اس پر کیا رد عمل تھا؟ دیکھیے، جب یہ فیصلہ سنایا جا رہا تھا تو اس سے پہلے میری نظر ایک پڑی ان کی والدہ پہ، جب وہ آبدیدہ تھی اور وہ روئی جا رہی تھی۔ جب یہ فیصلہ عدالت میں سنایا گیا پھر ان کی فیملی کو جو ہے وہ عدالت میں بلایا گیا، اور اس ٹائم پر ان کی فیملی، ثنا یوسف کی جو فیملی ہے وہ موجود تھی، اور اس کے بعد جب کو جو ہے وہ سزا سنائی گئی تو ایک جو ثنا یوسف کی والدہ ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ پھر چونکہ انسان ظاہر ہے جذباتی ہو جاتا ہے، جب فیصلہ یہ سنایا گیا سزائے موت جو ہے وہ مقتولہ ثنا یوسف کے ملزم کو جو ہے وہ سنائی گئی، تو اس وقت ان کی جو والدہ ہے وہ جذبات پر قابو نہ پا سکی اور وہ روئی جا رہی تھی، اور ان کے والد بھی جو ہے وہ موجود تھے، وہ بھی آبدیدہ تھے۔ اور اس حوالے سے چونکہ پہلے بھی جب یہ جتنی بھی سماعتیں ہوتی رہی ہیں ان کے جو ثنا یوسف کے والدین ہیں وہ یہاں پر موجود ہوتے تھے، اور ان کی والدہ جو ہے وہ کافی زیادہ آبدیدہ ہوتی تھی۔ آج بھی وہی، کیونکہ آج انصاف ان کے مطابق ان کو انصاف مل گیا ہے، تو آج وہ کافی زیادہ آبدیدہ تھیں، اور وہ باقاعدہ طور پر روئی ہوئی ہیں عدالت میں، اور پوری عدالت کا جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت سناٹا چھا گیا جب فیصلہ یہ سنایا گیا اور ان کی والدہ جو ہے وہ رو رہی تھی۔ زمان مغل، آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کہ اس کیس کو کس طرح سے لیا جائے گا، خاص طور پر جب آپ کرائم کو رپورٹ کر رہے ہیں ماضی سے لے کر اب تک، تو اس کو کس اسنا میں دیکھا جائے گا؟ خاص طور پر اس معاملے کو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے کیسز آتے ہیں، مختلف اوقات میں آتے ہیں، مختلف سالوں میں سامنے آتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کا جو سوسائٹی پہ اثر ہوتا ہے وہ برقرار رہتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے اس میں پولیس نے کردار ادا کیا، عدالتوں نے اس میں اپنا ایک فیئر ٹرائل کے ذریعے اس معاملے کو آگے بڑھایا، تو اس کے گہرے اثرات ہوں گے؟ کوئی شک نہیں ہے، چونکہ اس کیس کی جو ہے وہ ایک تو ہائپ کریٹ ہوئی تھی، اس میں مین اسٹریم میڈیا تھا، سوشل میڈیا تھا، اور ہائپ کریٹ ہونے کے بعد پولیس کا کلیدی رول رہا، عدالت کا کلیدی رول ہے، تو یہ ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے عدالت نے کہ اب آگے چل کے کوئی بھی شخص جو ہے اس طرح کی جو اٹیمپٹ ہے اسے کرنے سے پہلے سوچے گا کہ اگر میں ایسی کوئی بھی اٹیمپٹ کروں گا تو مجھے کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ملنا، بلکہ مجھے سیدھی سیدھی سزائے موت ہو جانی ہے، جرمانہ بھی ہوگا۔ اور جب اس طرح کے کیس کی نوعیت سامنے آتی ہے تو پھر اگلا بندہ جو ہے وہ اٹیمپٹ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتا ہے کہ سیدھی سیدھی سزائے موت ہے۔ اور چونکہ یہ کیس اس نوعیت کا تھا کہ اس کو ابھی میڈیا جو ہے وہ اس کو رپورٹ بھی اسی نوعیت سے کرے گا، اسی حساب سے رپورٹ بھی ہوگا، اور جب یہ اسی انداز سے رپورٹ ہوگا تو ایک تو عدالت جو ہے اس کے حوالے سے بھی چیزیں ڈسکس ہوں گی، پولیس کا کردار بھی ڈسکس ہوگا، اور پھر جو کرمنل لوگ ہیں ان کے لیے بھی ایک ٹیرر کا باعث ہوگا کہ عدالت نے اس کیس میں یہ فیصلہ سنایا ہے، کیونکہ آج کل جو نوجوان نسل ہے، ہماری ینگ جنریشن ہے، وہ اس طرح کے اٹیمپٹ کرنے میں دیر نہیں لگاتی ہے، تو جب اس طرح کے کیسز کے فیصلے اس نوعیت کے سامنے آئیں گے تو ان کے لیے بھی جو ہے وہ ایک راستہ بند ہو جائے گا کہ وہ اس طرح کا کام کرنے سے پہلے 1000 بار سوچیں گے کہ ہم نے ایسا نہیں کرنا۔ اور جیسے ہمارے رپورٹر اور رضا بتا رہے تھے کہ عدالت کا ماحول جو ہے وہاں پہ سناٹا چھا گیا تھا، کیونکہ جب بھی قتل کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے جس میں سزائے موت دی جاتی ہے تو اس وقت تو مقتول کے ورثہ ہوتے ہیں، ان کے آنسو نکلتے ہیں اور وہ ان کی خوشی کے آنسو ہوتے ہیں، اور وہ اس خوشی کے وجہ سے جو ہے وہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور چونکہ مقتول کے ورثہ کو بھی اس وقت تک اندازہ نہیں ہوتا کہ عدالت کیا فیصلہ کرنے والی ہے، تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں بھی 100 سوالات جاتے ہیں کہ عدالت ان کو بری کرتی ہے، سزائے موت دیتی ہے، عمر قید کرتی ہے،
تو اس وجہ سے جب یکدم ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ جی اس کو سزائے موت دے دی گئی ہے تو اس وقت پھر ان کی خوشی جو ہے وہ کس قدر دگنی ہو جاتی ہے، دوبالا ہو جاتی ہے اور وہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتے اور پھر ان کے آنسو نکلتے ہیں۔ بہت شکریہ بیورو چیف اسلام آباد زمان مغل اور ہمارے نمائندہ اون رضا اس متعلق آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔